सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान को दिखाई ताकत, सीएम अशोक गहलोत पर कसा तंज। कहा, मेरी जो अंदर आत्मा की आवाज बोलती है वो लोगों की आवाज है। संजय राउत ने जाति के आधार पर आरक्षण का किया विरोध। कहा, जाति आधार पर नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। अमित शाह ने कहा था उद्धव ठाकरे बताएं मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया वैट। राज्यों में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 98.65 रुपए। आज शामली में होगी भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। राकेश टिकैत पंचायत को करेंगे संबोधित। एमएसपी खिलाड़ियों को इंसाफ, हाईवे कट की करेंगे मांग। नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज रैलियों का सुपर संडे है। राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट ने रैली की, तो वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रैली की और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इन रैलियों के जरिए दोनों नेताओं ने जनता के साथ राजनीतिक दलों को राजनीति संदेश देने की भी कोशिश की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र अध्यादेश के खिलाफ महारैली में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और दिल्ली सरकार को काम न करने देने का आरोप लगाया। तो वहीं इस रैली के खिलाफ बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सेल्फी विद शीश महल चला रही है। अरविंद केजरीवाल की महारैली की क्या तस्वीरें हैं, क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र अध्यादेश के खिलाफ महारैली की है। दिल्ली का रामलीला मैदान वो जगह है जिसने 12 साल पहले अरविंद केजरीवाल को आम आदमी का खास चेहरा बना दिया था। वो अन्ना आंदोलन का समय था। रामलीला मैदान के मंच से जब केजरीवाल बोलते तो उसमें कोई नेताओं जैसी बात नहीं होती थी, लेकिन उन्हें हर कोई सुनना चाहता था। कभी राजनीति में न जाने की बात कहने वाले केजरीवाल जब पार्टी बनाकर राजनीति में उतरे तो ऐसी शानदार एंट्री की कि सभी दंग रह गए। अब 12 साल बाद केजरीवाल फिर से उसी रामलीला मैदान पर लौट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि रैली अध्यादेश के खिलाफ जन समर्थन पाने के लिए की जा रही है। अध्यादेश के जरिए सरकार की शक्तियों को कम किया जा रहा है, लेकिन राजनीति का रिवाज है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं दिखता वो होता है। और ऐसा ही कुछ राजनीति विश्लेषकों का भी मानना है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक रैली के जरिए केजरीवाल 2024 के अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली पंजाब में बेहतर प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं में जोश है। गुजरात चुनाव में पार्टी को 5 सीटें मिली थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी को 13% वोट मिले थे। गुजरात में बेहतर प्रदर्शन की वजह से पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। अगर ये कोई और वक्त होता, मंत्रियों के जेल जाने का दबाव न होता, तो शायद केजरीवाल अपना अभियान किसी और राज्य से शुरू करते। लेकिन केजरीवाल को इस मुश्किल समय का अंदाजा है। किलो को जीतना है तो दिल्ली का गढ़ पहले मजबूत करना होगा। यही वजह है पार्टी के बहाने उनकी राष्ट्रीय राजनीति में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अन्य राज्यों में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा उस तरह से मजबूत नहीं है कि वो बड़ी रैली को आयोजित कर सकें। केंद्र सरकार की अध्यादेश के खिलाफ रैली करके अरविंद केजरीवाल अपने को विपक्ष के सबसे बड़े नेता और पीएम मोदी के सबसे बड़े चैलेंजर के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि अध्यादेश के खिलाफ रैली तो बहाना है, पीएम मोदी को ताकत दिखाना है, तो गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो चलिए आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि रैली में अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। बोलना चाहता हूं, ये मत सोचना कि यह केवल दिल्ली वालों के साथ हुआ है। मुझे अंदर से पता चला ये मोदी जी का पहला वार है। ऐसा ही अध्यादेश, जो अध्यादेश आज दिल्ली में पारित किया गया,
जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली वालों की ताकत खत्म कर दी गई, इस अध्यादेश के जरिए जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली के अंदर आज तानाशाही लागू की जा रही है, कल यही अध्यादेश राजस्थान के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश पंजाब के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश मध्य प्रदेश के लिए लाया जाएगा, कल यही अध्यादेश महाराष्ट्र के लिए लाया जाएगा। इसे अभी रोकना पड़ेगा, सबको मिलकर अभी रोकना पड़ेगा। दोस्तों, दिल्ली वालों के पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? 2015 में दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को जिता दी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी को कहा आप देश संभालो। और दिल्ली में 70 में से 3 सीट बीजेपी को दी, 3 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी। और दिल्ली के लोगों ने कहा केजरीवाल जी आप दिल्ली संभालो। बीजेपी को 3 सीट देने का क्या मतलब? दिल्ली के लोगों ने अपनी आंखें लाल करके मोदी जी की तरफ देखा और बोला आप देश संभालो, खबरदार दिल्ली की तरफ आंख उठा के देखी तो। बोला कि नहीं बोला? 2020 में फिर से दिल्ली के लोगों ने 7 एमपी की सीट मोदी जी को दी, बोले आप देश संभालो। तो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रगति मैदान पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जनतंत्र खत्म हो गया है और तानाशाही शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने इतना ही नहीं कहा कि हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया हैं और 100 सत्येंद्र जैन हैं। अगर एक मनीष सिसोदिया जेल में है तो क्या हुआ? हमारे पास ऐसे 100 मनीष सिसोदिया हैं। अगर एक सत्येंद्र जैन जेल में है तो हमारे पास 100 ऐसे सत्येंद्र जैन हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधों केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि पहली बार ऐसा पीएम आया है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इस अध्यादेश का विरोध करने की अपील की। रामलीला मैदान से केजरीवाल ने चौथी पास राजा की वो कहानी सुनाई, वो कहानी दोहराई जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा में सुनाई थी। और दिल्ली के प्रगति मैदान में अरविंद केजरीवाल जमकर बीजेपी सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि जनतंत्र जो है इस देश में पूरी तरह से खत्म हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी देश में तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं। तो आपने रामलीला मैदान में ये महारैली की थी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ, ये रैली जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। तो वहीं रैलियों में आगे बात करेंगे सचिन पायलट की रैली के बारे में। इधर सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी को लेकर आज दौसा में एक बड़ी जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने सीएम गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर तंज कसते हुए राजनीति संदेश दिया। और क्या था वो संदेश, सुनिए। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य को लेकर कयासबाजी का दौर थमा नहीं। उन्होंने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा के भडाना में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की शुरुआत से पायलट के तेवर तीखे रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कई हमले बोले। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि अगर हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र के नेता कहते हैं कि खजाने का दिवाला निकल जाएगा और यहाँ लोग कहते हैं कि नौजवानों की मदद की तो मानसिक दिवालियापन हो जाएगा। अगर हमने कोई मांग उठाई तो वो लोगों के लिए है। इस मौके पर उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए वसुंधरा के शासनकाल में हुए करप्शन की जांच की मांग की है। उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अवसर नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं थोड़ा सा इधर हो जाओ ना, ऐसे खिसक जाओ ना। आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना। उसका
इस मौके पर सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट का जिक्र करते हुए खुद को जनता से भावनात्मक तरीके से जोड़ने की कोशिश की। राजेश पायलट का नाम लेकर उन्होंने विरोधियों को संदेश दे दिया है। अपने जीवन में फौज की नौकरी करी, लड़ाकू विमान चलाए, पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और राजनीति में भी अपनी बात को मुस्तैदी से, मजबूती से हमेशा रखा। इसलिए चाहे वो पद पे रहे हो ना रहे हो, लेकिन उनकी बात को सुनने वाले इस देश के करोड़ों लोग थे। उस प्रकार की जो राजनीति थी, उस प्रकार की राजनीति आज इस देश की जरूरत है। बेबाकी से बोलना, सच्चाई ईमानदारी का समर्थन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी पहले उम्मीद की जा रही थी कि रैली में सचिन पायलट नई पार्टी के गठन का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन सीएम गहलोत और पार्टी हाईकमान को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। उनके इस संदेश का हाईकमान और सीएम पर क्या कुछ असर पड़ेगा, ये सचिन पायलट की आगे की रणनीति पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो 11 जून को जिस तरह से सचिन पायलट ने ऐलान किया था कि वो नई पार्टी का गठन करने वाले हैं, नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ इस पार्टी में देखने को नहीं मिला। हालांकि सचिन पायलट की रैली में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए पद पर ना रहकर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 22 साल से राजनीति में हूं, लेकिन जनता के लिए हमेशा उनके मुद्दों को लेकर खड़ा रहा हूं। सचिन पायलट ने आगे कहा कि जनता सब तोल कर रख दी है, जनता में हमारा विश्वास होना चाहिए। मैंने अपनी 2020 से 2025 साल की राजनीति में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता के बीच मेरा विश्वास कम हो। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में कम से कम 25 साल हो गए हैं। ऐसे में अगर राजनीति में जनता के साथ में नहीं खड़ा रहा हूं, ऐसा एक दिन नहीं रहा। उन्होंने कहा कि राजनीति स्वच्छ हो, इसमें युवाओं को मौका मिले। हम चाहते हैं कि किसान और युवाओं को फायदा मिले। राजनीति के भविष्य को भी इसी तरह देखते हैं, लेकिन जब निराशा दिखती है तो मन नहीं करता कि आगे कुछ किया जाए। सचिन पायलट ने अपने पिता को श्रद्धांजलि भी दी। आज 11 जून को जिस तरह से रैली का ऐलान उन्होंने किया था और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट नए पार्टी का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। हालांकि जो भीड़ थी उससे साफ साफ सचिन पायलट ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। तो रैली के महासंडे में आगे बढ़ेंगे। G20 प्रतिनिधि आज से 13 जून तक होने वाली विकास मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और चीन के प्रतिनिधि वाराणसी पहुंच चुके हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हो रही इस समिट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले एस जयशंकर ने आज सुबह दलित कार्यकर्ताओं के साथ नाश्ता किया। देखिए। आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की अहम बैठक G20 के लिए वाराणसी में नेताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। 13 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर की अध्यक्षता में हो रही इस समिट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिनमें आर्थिक मंदी, विकासशील देशों पर बढ़ रहा कर्ज, जलवायु परिवर्तन की समस्या, दुनिया में बढ़ती गरीबी और असमानता, खाद्य और ऊर्जा की समस्या, सप्लाई चेन से जुड़ी समस्या, भू राजनीतिक तनाव की समस्या। G20 के इन कार्यक्रमों को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सितंबर महीने में G20 का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें विकासशील और गरीब देशों के कई मुद्दों को भारत इस सम्मेलन में उठाएगा। लेकिन इस सम्मेलनों के जरिए बीजेपी ने शायद अपने चुनावी समीकरण भी साधना शुरू कर दिया है। सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता करने वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत अनुसूचित जाति की बूथ अध्यक्ष सुजाता के आवास पर पहुंचकर की। हम तो बनाए हैं कचौड़ी
और सत्तू भर के मखनी बनाए हैं, सेवैयाँ बनाए हैं, 2 किस्म की सब्जी बनाए हैं, जिसमें बैगन आलू साग की सब्जी है और परवल आलू पनीर थोड़ा डाल के। हाँ जी, कुल्हड़ में पानी पिलाएंगे, थोड़ा देसी का उनको वो दे तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा कि हमारे घर कोई बड़े रिच लोग आ रहे हैं, इसके लिए तो खुशी होगी। अब छोटे हम लोग जो भी है, ऊपर वाले ने जो दिया है उसके लिए, उसमें कोई आ रहा है तो अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगा। जहां इन सभी नेताओं ने नाश्ता किया, विदेश मंत्री ने कहा कि नाश्ता काफी स्वादिष्ट था। हालांकि एस जयशंकर बीजेपी के पहले नेता नहीं हैं, जो कि किसी दलित के घर खाना खाने पहुंचे हैं। एस जयशंकर के पहले भी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, बड़े नेता, जो कि दलित के घर खाना खा चुके हैं। का मैसेज जो है, आज से आप जानते हैं ये G20 का कार्यक्रम होगा। ये भी G20 का जो लोग ये माने फूड सिक्योरिटी, जो अनाज या ऊर्जा या खाद के विषय पे जो चर्चा आज होगी, तो इसमें जरूर ये मिलेट का मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। 4 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे विदेश मंत्री ने कहा कि काशी तो बाबा की नगरी है और आना सौभाग्य की बात है। काशी में कदम रखते ही मन गदगद हो गया। भव्य स्वागत और तैयारियां ये दिखाती है कि काशी का आतिथ्य दुनिया में सर्वमान्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो वहीं आज से वाराणसी में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है और ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पहुंचे थे और दलित के घर उन्होंने खाना भी खाया, नाश्ता किया। हालांकि उन्होंने अपने भारत की सारी जो विश्व की नगरी है वाराणसी, उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काशी बाबा की नगरी है, ऐसे में जो भी यहाँ आता है वो धन्य हो जाता है। तो आज से वाराणसी में G20 सम्मेलन की शुरुआत हो गई है और ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पहुंचे थे और वहां 4 दिन के दौरे पर एस जयशंकर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में देश भर के सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का शुभारंभ कर दिया है। सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा के लिए ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन एक बेहतरीन कदम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिविल सेवा की क्षमता बढ़ाने के साथ देश में शासन प्रक्रिया और नीति निर्माण में सुधार के बड़े प्रस्तावक रहे हैं। ऐसे में कार्यक्रम का उद्देश्य सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और देश भर में सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ ही प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के सिविल सेवकों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो आज प्रधानमंत्री मोदी प्रगति मैदान पहुंचे थे, जहां राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो फिलहाल इस रैलियों के मेगा संडे में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।